नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे लोक प्रशासन से जुड़े पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। लेकिन इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हम जो है लगभग जो है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं उन सभी की हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन का जन्म एवं स्वतंत्र विषय के रूप में उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो लोक प्रशासन का जो उत्पत्ति हुई वो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ठीक है। और 1897 ईस्वी में मानी जाती है लोक प्रशासन के उद्भव का समय, ठीक है। और इसके जो उद्भवकर्ता थे उनका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो हैं ये जो है प्रिस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में है, वहां राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। और इन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखा, पत्रिका ये लिखा, लेख, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपा था। इसी में सबसे पहले इन्होंने 1887 में लोक प्रशासन विषय के बारे में इन्होंने व्यक्त किया था। और इसमें इन्होंने मांग की थी कि प्रशासन का काम और राजनीतिज्ञों का काम अलग अलग किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1897 में ये 87 में ये प्रकाशित हुई थी। 1887 होगा, यहां सुधार कर लीजिएगा, 1887 में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है यहाँ पे 1887 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्होंने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक जो है 1900 ईस्वी में लिखा था। और इसके कारण जो है इन्होंने भी जो है वुड्रो विल्सन के बातों को आगे बढ़ाया था। और अपने इस पुस्तक के माध्यम से जो वुड्रो विल्सन ने अपनी बात कही थी 1887 ईस्वी में, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। इसके कारण जो इन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 1887। अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? फ्रैंक जे गुडनाउ को। और लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है वुड्रो विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का मुख्य समर्थक कौन था? ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है डी वाइट वाल्डो और ऑप्शन डी है एल्टन मेयो। तो आप जानते हैं कि 1887 में जो वुड्रो विल्सन ने अपना लेख लिखा था उसके माध्यम से इन्होंने राजनीति प्रशासन द्विभाजन की अवधारणा का समर्थन किया था। इसलिए जो है वुड्रो विल्सन मुख्य समर्थक हो जाएंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक सर्विस मूवमेंट यानी कि लोक सेवा आंदोलन कहां हुआ था? तो ये यूएसए में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सुधारों के लिए चलाए गए आंदोलन था ये। जो अमेरिकी समाज था उसमें जो भी सरकारी कामकाज थे उनमें सुधार लाने के लिए चलाया गया था लोक सेवा आंदोलन, ठीक है। लोक प्रशासन विषय की प्रथम जो पाठ्य पुस्तक है वह है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है और इसको लिखा है एल डी वाइट ने, ठीक है। एल डी वाइट ने इसको लिखा है, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक। अब देखिए, अब लोक प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लोक प्रशासन विषय को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो प्रथम चरण है, लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण है उसको जो है 1887 से 1927 तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 1827 से 1927 तक माना जाता है। ये प्रथम चरण था, ठीक है, प्रथम चरण था। प्रथम चरण में यह हुआ कि एक तो लोक प्रशासन का जन्म हुआ और राजनीति और प्रशासन में अलगाव की मांग की गई थी प्रथम बार। तो प्रथम चरण जो है 1887 से लेकर 1927 तक है। इसको जो है लोक प्रशासन द्विविभाजन का समय भी माना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो आपको मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है और इसको लिखा था एल डी वाइट ने लिखा था। 1926 में ये पुस्तक आई थी। तो आपको ये याद होना चाहिए
कि प्रथम चरण जो माना जाता है लोक प्रशासन का 1897 से 1927 माना जाता है। ठीक है, 1897 से 1927 माना जाता है। द्वितीय चरण जो है 1927 से 1937 माना जाता है। ठीक है, और तीसरा यहां पे 1887 कर लीजिएगा। ठीक है, 1887 हो जाएगा प्रथम चरण। प्रथम चरण 1887 से 1926 लगभग माना जाता है। ठीक है, इसको जो है 1926 आप कर लीजिए। 1887 से 1926 प्रथम चरण। द्वितीय चरण जो माना जाता है 1927 से 1937 तक, और इसको जो है सिद्धांतों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन विषय पे जो भी पुस्तक साई, जो प्रिंसिपल्स पे बात करता था, वो इसी काल में आया था। इसके कारण जो है द्वितीय चरण को सिद्धांतों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में एफ.डब्ल्यू. बिलोबी ने लिखा था। इसी तरह अगर तृतीय चरण की बात की जाए 1938 से 1947, ये जो है चुनौतियों का काल है, क्योंकि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत द्वितीय चरण में दिए गए, उसको अनेक विद्वानों ने जो है उसको चुनौती दिया। ठीक है, इसके कारण जो है लोक प्रशासन विषय पे काफी संकट आ गया था। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक भी बार बार पूछा जाता है, जो 1924 में लिखी गई थी, मेरी पार्कर हॉलेट के द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह चतुर्थ चरण की अगर बात की जाए तो 1948 से 1970 पहचान का संकट हो गया, क्योंकि इसमें जो है लोक प्रशासन के जो विद्वान थे वो खुद कंफ्यूज हो गए कि लोक प्रशासन विषय एग्जिस्ट भी करता है कि फिर से हमें पॉलिटिकल साइंस की ओर लौटना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए, प्रथम चरण जो है लोक प्रशासन द्विविभाजन का समय है, जो 1887 से 1926 माना जाता है। द्वितीय चरण जो है 1927 से 1937 तक है, सिद्धांतों का स्वर्ण काल माना जाता है। तीसरा चरण जो है 1938 से 47 चुनौतियों का काल माना जाता है। चतुर्थ चरण जो है 1948 से 70 पहचान का संकट का काल माना जाता है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक की लेखक हैं मेरी पार्कर हॉलेट। इसमें जो है उन्होंने प्रशासन में संघर्षों पर ध्यान की ओर आकर्षित किया है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो मैंने बताया आपको कि लोक प्रशासन का जो द्वितीय चरण है 1927 से लेकर 1936 तक, उसको जो है लोक प्रशासन का स्वर्ण युग माना जाता है, 1927 से 1937। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें जो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1916 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी, जिसको जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1929 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। हेनरी फ्योल इसके लेखक हैं। ये दोनों सेम बुक है, ये फ्रेंच में था शुरू में, इसको 1929 में इंग्लिश में किया गया। इसी तरह ऑनवर्ड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो 1930 में ये पुस्तक आई थी, मुन्ने और रेले ने लिखा था, और 1939 में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पुस्तक आई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मुन्ने और रेले की ही पुस्तक है। तो ये इतना एडिशनल फैक्ट आपको मिल रहा है, ये एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। पोस्ट कार्प का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो पोस्ट कार्प का सिद्धांत जो है ये लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया था। आपको मैंने बताया था कि तृतीय जो काल है 1938 से 47, उसको चुनौतियों का काल कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर आई बर्नार्ड ने लिखा था 1938 में। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है हर्बर्ट साइमन ने लिखा था। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स जो है रॉबर्ट डॉहल की पुस्तक है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको बना सकें। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावतें कहकर किसने नकारा है? तो हर्बर्ट साइमन ने जो है प्रशासनिक सिद्धांतों को जो है प्रोवर्ब्स कहा है, कहावतें कहा है। अगला प्रश्न है, पहचान का संकट लोक प्रशासन के विकास का कौन सा चरण है? तो मैंने बताया था आपको कि चतुर्थ चरण में जो है विकास का जो है पहचान का संकट आ गया था, क्योंकि तृतीय चरण में जो है लोक प्रशासन के जो भी विद्वान थे अलग अलग विषयों के, उन्होंने राजनीति विज्ञान के लोक प्रशासन के जो भी सिद्धांत दिए गए थे उनको चुनौती दे दी थी। तो इसके कारण जो है चतुर्थ चरण जो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के रूप में बदल गया था। तो चतुर्थ चरण जो है कब से कब तक है? 1948 से 70। लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय है कि नहीं, इस पर विवाद हो गया। संकट के इस चरण में कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान की ओर लौटने लगे, उनको लगा कि लोक प्रशासन विषय का अस्तित्व ही नहीं रहा।
अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा किस सम्मेलन से संबंधित है? एनपीए जिसको बोलते हैं, एनपीए जो है ये है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनोब्रुक सम्मेलन, हनी परिवर्तन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये तीनों संबंधित हैं। लेकिन इसमें चूंकि हमको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो है हनी प्रतिवेदन में जो है ये बात की गई थी, लेकिन मिनोब्रुक सम्मेलन जो है उसमें माना जाता है नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई, तो ए पे आप जाएंगे। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका हनी प्रतिवेदन 1967 ने निभाया था, जो अमेरिकी लोक प्रशासन में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना पर जोर दे रहा था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है 1967 में हुआ था। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन जो है 1968 में हुआ था। ठीक है, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 फ्रैंक मैरनी की बुक है। इससे जो है माना जाता है कि नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा अगला प्रश्न है, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने अभी बताया, फ्रैंक मायरनी ने की थी। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को किसने दिया था? ठीक है, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को दिया था यूएल गोस्वामी। ये भारतीय व्यक्ति हैं यूएल गोस्वामी, इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल एंड सिस्टम 1979 जो है जॉर्ज ग्रांट ने लिखा था। ये भी जो है विकास प्रशासन से जुड़े एक विद्वान है। अगला प्रश्न है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स नामक लेखक कौन है? तो रॉबर्ट डहल ने लिखा है ये पुस्तक, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 किसकी पुस्तक है? डी वाइट वाल्डो की पुस्तक है। अब देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आया, एनपीए जिसको बोलते हैं, इसमें किस चीज पे फोकस किया गया? तो सबसे पहले जो परंपरागत लोक प्रशासन के सिद्धांत चल रहे थे उनमें बदलाव लाया गया। अब जो है प्रासंगिकता, जो भी लोक प्रशासन में किया जा रहा है वो प्रासंगिक है कि नहीं उस समाज के अनुसार, उसको देखा गया। मूल्य जो है इसमें जोड़ा गया, यानी कि जो भी निचले तबके के लोग हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उनको जो है ऊपर कोरने की कोशिश की गई। सामाजिक समता लाने की कोशिश की गई, और परिवर्तन जो है हो रहा है कि नहीं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखा गया इसमें। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 लक्ष्य हैं, सीधे पूछे जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 डी वाइट वाल्डो की पुस्तक है, ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासन चलाना ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अभी मैंने बताया यूएल गोस्वामी ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हनी प्रतिवेदन 1967 में आया था। यूएसए में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा से संबंधित था ये। हनी प्रतिवेदन कब आया था? 1967 में आया था। अब अगला प्रश्न है, पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या है? लोक चयन दृष्टिकोण। तो ये जो इसके विद्वान है विंसेंट ऑस्ट्रॉम है। पब्लिक चॉइस अप्रोच का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं तथा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत का सृजन करना ही पब्लिक चॉइस अप्रोच होता है। यानी कि लोगों का जो चॉइस है, लोगों का जो है व्यक्तिगत जो हित है उससे पूर्ति हो, उसके अनुरूप जो है प्रशासन काम करे, उपभोक्ताओं को फायदा हो, तो उसको पब्लिक चॉइस अप्रोच कर सकते हैं हम। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को माना जाता है। 1887 के लेख के कारण द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने लिखा था। नवीन लोक प्रबंधन, ठीक है, नवीन लोक प्रबंधन जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आया था। ये जो है न्यू टेक्नोलॉजी को प्रशासन में ला रहा था। साथ ही साथ जो सोशल सामाजिक डिमांड है लोगों की, उस पर यह जोर दिया। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू मार्केट कंपटीशन, यानी कि बाजार की जो व्यवस्था है, डिमांड सप्लाई के अनुसार ये जो है काम करता था। तो इसको नवीन लोक प्रबंधन कहा गया। सर्वप्रथम एनपीएम का प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग नवीन लोक प्रबंधन का क्रिस्टोफर हुड ने कहा था, किया था। और नवीन लोक प्रबंधन का जो लक्ष्य था वो 3E से हम इंडिकेट कर सकते हैं। इफिशियंसी यानी कि कार्य कुशलता, इकोनॉमी यानी कि मित वैधता, इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता। 3, इसी को 3 कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। प्राचीन भारत में प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन भारत में प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन कब हुई थी? 1968 में, जहां एनपीए की शुरुआत हुई थी। इसी तरह सेकंड मिनोब्रुक सम्मेलन में एनपीएम की शुरुआत हुई थी। यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत
पहले मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुई और द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन 1988 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी। मैंने पहले भी आपको बताया है। ऑस्बॉर्न और गैबलर ने जो है द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन के समय ही री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखा 1992 में। उसकी इस बैठक के बाद से ये जो है एक तरह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो है मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने सिद्धांत पेश किया। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स इसमें सबसे सटीक उत्तर है। इनका योगदान सबसे ज्यादा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1948 में सीपीए की शुरुआत हुई, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई और डी वाइट वाल्डो के नेतृत्व में हुई थी, प्रोफेसर डी वाइट वाल्डो के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, पोस्टकॉर्प में सीओ का अर्थ क्या है? तो सीओ का अर्थ कोऑर्डिनेशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप यानी सीएजी का गठन जो है 1963 में हुआ था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हुआ था। तो ये सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक जो है ये आपका हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। 1971 से अब तक पंचम चरण जो है, जो शुरू हुआ चौथे चरण के बाद, यानी कि चुनौतियों के काल के बाद जब शुरू हुआ, संकट का काल जब बीत गया, तो उसमें ईरा ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी शुरू हुई। यानी कि अलग अलग विषय जो है, अलग अलग विषयों को मिला के जो है जो तथ्य निकल रहे थे उसको जो है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी का अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? हर्बर्ट साइमन ने की है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में हार्थन प्रयोग किससे संबंधित है? तो हार्थन प्रयोग है मानव संबंध विचारधारा से संबंधित है। तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन जो है 2008 में हुआ था, रोजमेरी अलियरी के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। पहला जो है 1968 में हुआ था, दूसरा जो है उसमें 20 आपको जोड़ना है तो 1988 में हुआ था, तीसरा में फिर 20 जोड़ना है तो 2008 में हुआ था। एनपीएम की विशेषता क्या है? यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता क्या है? तो उत्प्रेरक सरकार चाहिए, सामुदायिक स्वामित्व की सरकार चाहिए, यानी कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिस्पर्धात्मक सरकार चाहिए, अभियान संचालित यानी कि मिशन लेके चले, परिणाम देखे, यानी कि प्रशासन जो भी काम दे रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको भी जांच पड़ताल करे, जो नागरिक हैं उनकी सेवाएं हो पा रही हैं कि नहीं ये भी देखे, उद्यमी सरकार हो यानी कि बिजनेस मॉडल पे काम करे, उससे लाभ होना चाहिए, अगर लाभ नहीं हो तो दूसरा तरीका अपनाए ताकि लोगों को लाभ पहुंचे। पूर्वानुमानी सरकार यानी कि पूर्व अनुमान लगा ले कि क्या समस्या आने वाला है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजा का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? प्रजा का हित। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। गुड गवर्नेंस शब्द जो है सुशासन, शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था सबसे पहले, और इन्होंने सरकार की सीमित भूमिका पे ये किया था कि सीमित भूमिका होनी चाहिए सरकार की। अब भारत में लोक प्रशासन के विकास देखते हैं। बीके एन मेनन ये 1924 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है भारत की जो राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक पेपर के रूप में शामिल किया गया। किसमें? लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शामिल किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि नागपुर यूनिवर्सिटी 1949-50 में सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग स्थापित हुआ था और अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा, जिनको फर्स्ट प्रोफेसर माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इसलिए इन्हें भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में डिप्लोमा की शुरुआत हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोक चयन दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो मैंने बताया आपको कि यह संस्थागत बहुलवाद और उपभोक्ता चयन, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म एंड कंज्यूमर चॉइस पे जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हनी प्रतिवेदन का संबंध किससे है? तो उस शिक्षा के रूप में लोक प्रशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट जो है 1953 में आई, ये सुझाव दिया था। ये जो है ये लोक प्रशासन के विद्वान हैं। 1953 में इन्होंने सुझाव दिया था। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA का गठन करवाया था नई दिल्ली 1954 में, जहां से भारतीय लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी पढ़ाई। वहां पे जो है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी निकलना चालू हुआ था। 1987 में यूपीएससी में वैकल्पिक विषय का दर्जा दिया गया लोक प्रशासन को, यह भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो नवीन, आपको मैंने बताया कि इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, यानी कि 3E जो है नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है प्रबंधन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो FW टेलर हैं, वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द दिया लुई डी ब्रेडिज ने 1910 में। FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का पितामह भी कहा जाता है और मेंटल रिवोल्यूशन की इन्होंने बात की है। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे कर्मचारी चाहता है कि मुझे पैसा मिले तब मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, और मालिक चाहता है कि मैं कम पैसा दूं लेकिन मजदूर ज्यादा काम करे। तो इन दोनों के जो विचार हैं, परंपरागत विचार, इसमें व्यापक स्तर पर सामंजस्य स्थापित करके ऑर्गेनाइजेशन के हित में, जिसमें मालिक का भी हित पूर्ति हो और मजदूर का भी हित पूर्ति हो, इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना और दिमाग में उन पे जो है आमूल चूल परिवर्तन ला देना दोनों का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इसी को जो है मेंटल रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, FW टेलर ने दिया था। मैक्स वेबर ने किस प्रशासनिक मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी मॉडल इन्होंने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ? परंपरागत कार्य करने के तरीके, यानी कि जो ट्रेडिशनल कार्य करने के तरीके हैं, अगर उसी तरह आप कोई काम करते हैं तो उसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आदेश की एकता का अर्थ क्या है? तो आदेश की एकता का अर्थ है एक कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। एक कर्मचारी अपने से ऊपर सिर्फ एक बॉस से आदेश प्राप्त करे और उसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, इस स्थिति को जो है यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। अब FW टेलर की पुस्तक देख लेते हैं। शॉप मैनेजमेंट 1910, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, एक पीस रेट सिस्टम 1895, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906। FW टेलर ने सोल्डरिंग यानी कि कामचोरी को दो प्रकार विभाजित किया, नेचुरल और सिस्टमैटिक। नेचुरल उसे कहते हैं कि आदमी जो है नेचुरल तरीके से अगर काम में काम चोरी करता है, जैसे आलसी है या आदतन मजबूर है, तो वो नेचुरल तरीका हो गया। और सिस्टमैटिक हो गया वो जानते हुए भी कि हम उत्पादन करेंगे फिर भी हमको पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा, उस स्थिति को करे तो वो सिस्टमैटिक काम चोरी होता है। अगला प्रश्न है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी वाइट वाल्डो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के पुस्तक है, और FW टेलर की मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है, और इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। लोक प्रशासन के किस चरण में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया? तो मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर जो है पंचम चरण में दिया गया, जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट जो है FW टेलर ने दिया है। इनका मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 8 बॉस होना चाहिए, 4 जो है प्लान बनाए और 4 जो है उसको लागू करें। ठीक है, FW टेलर ने जो है पीस रेट प्लान भी दिया था। इसका मतलब हुआ कि किसी कंपनी में अतिरिक्त जो कार्य है, यानी कि 8 घंटा मान लीजिए किसी कर्मचारी को काम करने का दायित्व तो समझा गया है, दिया गया है, और 8 घंटे से ऊपर जो ओवर टाइम करता है, जितना पीस वो उत्पादन करे उसका प्रत्येक पीस के अनुसार उसको बढ़ावा देना, यानी कि पैसा देना प्रत्येक पीस के हिसाब से, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। ठीक है, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकंड औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। ये सभी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, PGT हो या GIC हो या JDC, किसी में भी आ सकते हैं। गुड गवर्नेंस की अवधारणा किस संस्था द्वारा लाया गया? तो विश्व बैंक द्वारा लाया गया था। और ये जो है पुस्तक है, आप जो है इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा इसको। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेणीबद्ध शासन। ठीक है, श्रेणी, ग्रेडेड रूल, रूल बाय स्टेप्स, इसको कहते हैं पद सोपान, हायरार्की। यूनिटी ऑफ कमांड क्या मतलब क्या है? एक एम्प्लॉय का एक बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि निर्देश की एकता का क्या है? एक व्यक्ति एक योजना। मान लीजिए कोई ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, कोई कोचिंग संस्थान है जिसमें ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लास भी चलती है, और फी कलेक्शन का भी हिस्सा है। तो ऑनलाइन क्लास का एक बॉस होगा, ऑफलाइन क्लास का वन बॉस होगा, और फी कलेक्शन को देखने के लिए एक मालिक होगा। तो इसे जो है हम क्या कहेंगे? निर्देश की एकता, यानी कि एक व्यक्ति एक काम। ठीक है, अगला प्रश्न, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या तात्पर्य है? अधीनस्थों की संख्या जिन्हें एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बी, नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है, आप PDF पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मुने और रेले की पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हेनरी फ्यूल्स ने गैंग प्लान दिया था। इसमें जो है उन्होंने बताया था कि जो अधिकारियों का जो पदों सोपान है, यानी कि F को जो है
पास करना पड़ेगा ई, डी, सी, बी और ए के पास। तो उन्होंने कहा कि इससे जो है आपको काफी ज्यादा लाल फीताशाही होगी और विलंब होगा कार्य में। उससे बचने के लिए जो है सेम लेवल के जो ऑफिसर होंगे, जैसे ई और जे यहाँ सेम लेवल के ऑफिसर हैं, ये डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं अपने सीनियर, जो अपने ऊपर सीनियर है उसको सूचित करके, ठीक है। तो इसी को इन्होंने गैंग प्लान किया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। हेनरी फ्यूल ने संगठन के 10 काम बताए थे। हेनरी फ्यूल ने औद्योगिक गतिविधियों को 6 भागों में बांटा था, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम सीएम स्टाफ ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें व्यवहारिक कौशल और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। लूथर गुली के अनुसार विभागों के गठन के 4 आधार हैं, जिसको 4P थ्योरी भी बोला जाता है। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। तो देखिए एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि लूथर गुली का जो 4P का सिद्धांत है उसमें चौथा पी कौन सा है? तो प्लेस है, तीसरा पर्सन है, पहला पर्पस है। ये याद होना चाहिए, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। अगला प्रश्न है, द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1988 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मैंने डिफिनेशन दे दिया है, टेलीग्राम पे जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्य समानता क्या है? प्रबंधन की तकनीकें। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 के लेखक कौन है? तो चेस्टर बर्नार्ड जो है इसके लेखक हैं। तुलनात्मक प्रशासन समूह सीएजी की स्थापना कब हुई? अमेरिका में हुई थी 1963 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। विकास प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? लक्ष्य उन्मुखता और परिवर्तन उन्मुखता, चेंज ओरिएंटेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किस पत्र में लोक प्रशासन की व्याख्या की? तो फेडरलिस्ट पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक न्याय और परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 पुस्तक किसने लिखी? तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो है ये फ्रैंक गुडनाउ ने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसका है? फ्रैंक जी गुडनाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसको अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र पोस्टकॉर्प किसके द्वारा समर्पित है? तो आप जानते हैं मैनेजेरियल व्यू है। मैनेजेरियल व्यू में हम जो है केवल ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको शामिल करते हैं, जबकि इंटीग्रल अप्रोच में जो है ऊपर से लेकर चपरासी तक को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में कौन से अंग शामिल है? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। केमरलिज्म प्रशासनिक अध्ययन की एक पद्धति थी जो प्रचलित थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन गुलिक और उर्विक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। लोक प्रशासन विषय का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो लोक प्रशासन विषय का इतिहास जो है ये 130 वर्ष पुराना है। जैसे मैंने बताया कि 1887 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य है कार्यकुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रशासन में विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है? स्थानीय सहभागिता और त्वरित निर्णय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर पहला विभाग कहां खुला? तो मैंने बताया था कि नागपुर विश्वविद्यालय में खुला था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन की भूमिका कैसी होती है? तो आप जानते हैं कि सकारात्मक और व्यापक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ एडिशनल फैक्ट जो आपके एग्जाम में सीधे दिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आप इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।